Give me another chance, I wanna grow up once again. अगर कोई स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसका फोन में फ्री फायर भी इंस्टॉल हो तो क्या वो टॉपर बन सकता है? नीट 2025 में 283 मार्क्स और फिर नीट 2026 में 645 मार्क्स फॉर ऑल इंडिया रैंक 1835। 283 से 645 नहीं है, 24 घंटे से बुक के सामने बैठा रहता था। माइंड सेट कर लो तो कुछ भी कर सकते हो। उस टाइम पे मैं सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। NITs और IITs में चांस नहीं मिलेगा। मायने तो बहुत ज्यादा रखता है ये प्रीवियस क्वेश्चन। What was the biggest change between your first attempt and your second attempt? नीट हुआ, नीट हुआ, ये 2024 में लीक हुआ था, 2025 में अचानक टेस्ट पेपर आ गया था, 2026 में फिर से नीट लीक हो गया। रीनीट हुआ, मैं मानता हूँ ये बात को, बात रुक जाए कि भाई नीट पेपर लीक हो जाता है। जिनका मतलब 3 साल से नहीं हो रहा था और नीट में निकल जा रहा था, उन्हें तो ज्यादा टेंशन होगी कि भाई मेरा हो गया था 3 अटेम्प्ट के बाद इस टाइम पे, तो मेरा फिर से दूंगा तो होगा या नहीं। लेकिन जो उसी में साल है ना, इसे तुम रिटर्न नहीं कर सकते, जितना भी पैसा दे दो यार। एक दिन तो भाई एक रात तो खेल लेंगे, क्या हो जाएगा, कस्टम खेल लेंगे। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चे को प्रेशराइज कर लेते हैं। इंडिया में लाखों स्टूडेंट 22-23 लाख करीब नीट करते हैं। व्हाई डिड यू चूज मेडिसिन एज ए कैरियर? बाकी आपको कुछ नहीं लग रहा है कि ये फैमिली का थोड़ा इन्फ्लुएंस था? बाकी थोड़ा कुछ नहीं लग रहा है कि हम एक सीट खा जा रहे हैं? ये डिबेटिंग टॉपिक है। इंडिया की स्टूडेंट के घर में कभी ना कभी होती है, नीट करो या फिर जेई करो। नीट जेई क्यों? और भी तो बहुत वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाइप में चलता है ये सब। और एक बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल खुद का दे देते हैं। 4 साल के बाद हो गया तो सही बात है, ठीक बात है, बाकी 4 साल बाद में कुछ नहीं हुआ, वो जो प्रेशराइज क्रिएट हो जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इफ क्लास 10 स्टूडेंट इज कंफ्यूजन बिटवीन नीट एंड जेई, व्हाट शुड दे कंसीडर बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन? So hey, what's up guys, this is Milan Kumar Acharya and welcome back to Day Start Podcast। नीट 2025 में 283 मार्क्स से लेकर री नीट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1835 तक, ये एक्चुअली बहुत रिमार्केबल है। सोचो एक साल में सिर्फ एक मार्क नहीं बदले, पूरी स्टोरी बदल गए। और शायद इसलिए सक्सेस की स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है कमबैक की कहानी। आज हम बात करेंगे उस जर्नी की, बट ये जो स्टोरी है ये आपको सच में बहुत इंस्पायर करने वाले हैं। बिकॉज समटाइम्स योर वर्स्ट रिजल्ट कैन बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बिगेस्ट कमबैक। तो भाई एक ऑनेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसका फोन में फ्री फायर भी इंस्टॉल हो तो क्या वो टॉपर बन सकता है? हाँ, ऑब्वियसली बन सकता है। अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, और उसका जो अचीवमेंट है अगर उसे पता है तो डेफिनेटली वो जीत जाएगा। आपके मोबाइल में फ्री फायर था कि नहीं था? हाँ भाई था। लेकिन मैं सीधा 645 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ 283 मार्क्स वाले ओम के पास। भाई 283 मार्क्स आए थे, रिजल्ट देखने के बाद घर में क्या सीन था? मेरा कैलकुलेशन भी आ रहा था जस्ट लाइक 340 की 335 अराउंड आ रहा था मेरा लास्ट ईयर का। मतलब OMR जो आता है ना, उससे मैंने चेक किया था तो मेरा आ रहा था वही। लेकिन राउंडिंग की वजह से मेरा जब स्कोर आया तो मेरा आया 283। उसमें ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने देखा तो रैंक जब देखा तब कुछ मतलब फील हुआ कि बहुत नीचे आ गया। मतलब नियरली मेरा था 4,96,000 के आसपास, मतलब 5 लाख अराउंड था मेरा उस टाइम पे। पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोले थे? नहीं, उस टाइम पे मैं सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये करना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा पॉइंट है। जो सोचते हैं कि चलो 12th कर लेंगे उसके बाद प्रिपेयर करेंगे आराम से। बाकी ये इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि चलो 12th कर लेंगे, बोर्ड कर देंगे, उसके बाद चलो हम प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए, 1 साल देंगे 2 साल देंगे। बट एक्चुअली जो प्रेशराइज क्रिएट होता है ना भाई, ये 12th के बाद ही क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये तो सही बात है
क्योंकि देखो जेई हो या नीट हो, नीट में तो कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होता है, मतलब कोई एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल सीट में अप्लाई के लिए। लेकिन जेई वालों का है कि मिनिमम 75% चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जेई वालों को थोड़ा सा मेहनत बोर्ड्स में भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मिनिमम है 75%, वरना उन्हें एनआईटीज और आईआईटीज में चांस नहीं मिलेगा। तो लेकिन उतना भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें 95 या 96 चाहिए या 90 प्लस चाहिए। हाँ तो उस तरफ इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बस वही बात ही मैं कहना चाहता था। तो बोर्ड्स को ज़्यादा बाकी मुझे बताओ कि तुम खुद को क्या बोल रहे थे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि इस टाइम 283 मार्क्स आया था उस टाइम। एक्चुअली 12 के टाइम में मेरा फोकस था कि भाई 10th में जितना आया था उससे ज़्यादा कुछ लाएंगे। तो पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि 10th में तेरा 93 आया था, तो इसमें 1-2 मार्क्स मिनिमम ज़्यादा लाना। तो मेरा फोकस उस तरफ रह गया कि भाई 12th तो अच्छा करना ही है। वैसे भी इसके बाद तो 12th के बाद मैं लूँगा ड्रॉप ना, इसीलिए मैंने नीट के बारे में सोचा ही नहीं था ज़्यादा कुछ। बाकी भाई मुझे एक ऑनेस्टली बताओ, 2025 में जो क्वेश्चन आया था नीट में, उसको बोला जाता है कि एक टफेस्ट की पेपर है। हाँ, कभी एक टफेस्ट आया था कि छोड़ो भाई कुछ और करते हैं, ऐसा माइंड में कुछ नहीं आया था? मतलब मैं तो एग्जाम हॉल में था और हम तो पढ़ते थे बोर्ड्स के लिए, तो उतना ज़्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन हम नहीं करते थे। तो मेरा लेकिन फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एक्चुअली बोलूँ तो सबका फिजिक्स खराब होता है। नीट 2025 में हर स्टूडेंट का नीट में बहुत खराब हुआ था, मेनली फिजिक्स में। और बायो लेकिन सबने अच्छा किया था, मोस्टली अच्छे किए थे बहुत सारे बच्चे। लेकिन मेरा बायो में बहुत खराब हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स क्वेश्चन को ज़्यादा एम्फासाइज नहीं किया था उस टाइम पे। लेकिन फिजिक्स का क्या था कि न्यूमेरिकल्स आया था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि लास्ट ईयर क्या। मैंने तो 2026 के लिए भी मतलब ऐसे सेपरेटली मैंने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं किया था। मतलब कि जो आते हैं ना, जो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन सबको मैंने कर रखा है। कि ऐसा नहीं है कि मैंने 2025 का पेपर उठा लिया, लेकिन एक ही क्वेश्चन किया था मैंने 2025 का, क्योंकि उसका मेरा पेपर था लास्ट ईयर का मेरे पास था, इसीलिए मैंने किया था। लेकिन 2024-23 या 22। मुझे एक बात बताओ भाई। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल कितना रहता है? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया आ सकता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, या क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आएगा, कौन से पॉइंट मतलब कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से जस्ट ऊपर से देखना है सिर्फ, ये सब आइडिया तुम्हें आ जाएगा। लेकिन जेई के लिए कुछ डिफरेंट है कि मतलब 2023 और 24 में जैसा टाइप का क्वेश्चन आया था उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है जेई पे बहुत बार, मैंने देखा है। मतलब मेरा शिफ्ट में भी ऐसे मेरे भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आया जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके आया है। जैसे तुम देख सकते हो कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यूनिट डायमेंशन का, उसमें कॉलम मैचिंग बहुत सारे आते हैं और लगभग बहुत सारे सेम भी आते हैं। 1-2 मतलब 4 और 5 होंगे, उसमें से 1-2 सेम ही होंगे प्रीवियस ईयर जैसे। तो मायने तो बहुत ज़्यादा रखता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। हाँ, तो चलो अब चलते हैं एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ से। अब आते हैं असली गेम पर। 283 से 645, ये इम्प्रूवमेंट नॉर्मल इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उसमें जो व्हाट वाज द बिगेस्ट चेंज बिटवीन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड योर सेकंड अटेम्प्ट? स्टडी आवर्स, टीचर्स, बुक्स, टेस्ट, स्ट्रैटेजी या माइंडसेट? एक स्टूडेंट जो 283 से 645 जाना चाहता है, उसको सबसे पहले क्या चेंज करना चाहिए? पहली बात तो ये फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का बात नहीं है, इसके अंदर भी एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है जिसके बात हमने अभी तक नहीं की है, कि 283 से ये डायरेक्ट 645 नहीं हुआ है।
बीच में जो मे 3 का रुका हुआ है ना, उसमें मेरा था 630। मतलब उस टाइम के अगर हम कैलकुलेट करें तो मिनिमम मेरा रैंक उस टाइम पे आता, मिनिमम होता 15 या 20 हज़ार के आसपास। अच्छा, हाँ हाँ। अगर हम अभी के हिसाब से बात करें तो जब प्रिडिक्शन जा रही थी तो बता नहीं सकते थे कि कितना रिजल्ट नहीं आया ना, लेकिन हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं 15 के 20 हज़ार मिनिमम आता, उससे ज़्यादा भी हो सकता था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सही बात है। हाँ हाँ, ये जो 1 महीना था ना, इसी ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। तो उसके लिए आप रीनीट तो हुआ, रीनीट आपको बहुत हेल्प किया है ना। हाँ, बाकी मुझे एक बात बताओ, ये जो नीट हुआ रीनीट हुआ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में घुसेंगे। नीट हुआ रीनीट हुआ, ये 2024 में लीक हुआ था पेपर, 2024 में। उसके बाद 2025 में अचानक एक टफेस्ट पेपर आ गया था। 2026 में फिर से नीट लीक हो गया। रीनीट हुआ, मैं मानता हूं ये बात को। बाकी ऐसे होने से बच्चे के माइंड में एक बात रुक जाए कि भाई नीट पेपर लीक हो जाता है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बहुत बर्बाद है, ये होना था भाई? नहीं, मेरा तो था कि मतलब मेरा 630 था तो मैं आराम से था कि भाई मेरा तो हो गया, क्या काम खत्म, पढ़ना गया, मतलब खत्म, इस साल खत्म, नीट गया, 1 साल में मेरा था गोल खत्म हो गया। तो कहीं पे एग्जैक्टली यहीं आसपास में गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा आराम से, तो हो जाएगा, स्टेट में मिल जाएगा बहुत अच्छा वाला। लेकिन फिर जब डिक्लेयर हुआ कि मैं जस्ट मतलब बैठा हुआ था, पापा टीवी पे देख रहे थे न्यूज़ चैनल, और तब ये आता है कि भाई नीट की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, नीट ख़त्म, रीनीट होगा। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई कि हाँ ये तो मेरा तो हो गया था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे फिर सर ने कॉल किया कि आ जाओ फिर, और 1 महीना पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी तो कैंसिल हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब लीक हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर से 1 महीना के लिए ये सही बात है एक्चुअली हमको। हाँ, तो जो बच्चे 4 साल 3 साल हाँ, जिनका 2 साल या 3 साल या 4 साल हो चुका है, उनके माइंड में स्ट्रेस होगा, और जिनका मतलब 3 साल से नहीं हो रहा था और नीट में निकल जा रहा था, उन्हें तो ज़्यादा टेंशन होगी कि भाई मेरा हो गया था 3 अटेम्प्ट के बाद इस टाइम पे, तो मेरा फिर से दूंगा तो होगा या नहीं। उसी में ज़्यादातर बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि स्ट्रेस को मतलब भूल जाना है, कि हमें एक ही बात दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई हो गया तो हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, उसे तो हम सही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें एक ही चीज़ करना है कि पढ़ना है, और जितना रखे थे उससे जैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं आगे। कि मतलब मेरा तो ये था कि भाई मैं जिस लेवल पे अभी हूँ तो मुझे और एक चांस मिल रहा है तो मैं आगे कूदूंगा, ना कि पीछे घसीट जाऊंगा। तो इसीलिए कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि भाई और एक चांस मिल रहा है तो जितने में थे उससे कुछ आगे जाएंगे। इसी टाइप का मतलब माइंडसेट रखो कि जितने में हो उससे और एक चांस में जो भी गलती की थी, तुम्हें तो देखो जब तुम गलती कर रहे होगे उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, लेकिन एग्जाम के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गलती करते थे। तो सब बच्चों को ये पता है, मतलब जब तक एग्जाम नहीं दिया है उसने मालूम नहीं होगा, लेकिन 1 साल हो गया एग्जाम दे दिया और कुछ दिन बाद तुम्हें मतलब रियलाइज होगा कि ये गलती मैंने किया था। तो एक बार एक गलती को कर लिया है तो उसे दोबारा से नहीं करना है, ये पहला पॉइंट है। हाँ हाँ, थोड़ा हम प्रोटेस्ट में नहीं चलेंगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम हमारा मुद्दे में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे फिर से। टप्पर भी फ्री फायर खेलता था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। ऑडियंस ये भी सुनने शौक हो जा सकती है कि भाई फ्री फायर खेलता था ना ये,
कितना खेलता था, डेली वीकेंड रैंक पुश भी करते थे। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोलने चाहता हूं आपको, फ्री फायर में रैंक ज्यादा इंपोर्टेंट थी या नीट में रैंक? भाई फ्री फायर में इस सीजन में नहीं हुआ तो 2 महीने में सीजन चेंज हो जाएगा, तो फिर से कर लेना भाई। लेकिन इस टाइम में अगर तुम रैंक पुश भी नहीं कर पाए ना, तो भाई तुम्हारे पास चांस है कि भाई अपने आईडी में नहीं किए तो भाई किसी और का आईडी तुम खरीद सकते हो ना, तुम कहीं से भी आईडी और ले आ सकते हो। लेकिन जो ये 1 साल है ना, इसे तुम रिटर्न नहीं कर सकते, जितना भी पैसा दे दो यार, और लेकिन तुम्हें टाइम ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इस टाइम के बदले में तुम्हें टाइम ही देना पड़ेगा और 1 साल, तुम्हारे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फ्री फायर में ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट देखने के चक्कर में हम नीड को भूल जाओगे क्या? हाँ, सही बात है, सही। वो तो बात तो यही है एक्चुअली। बाकी दिमाग में चलता है कि गेमिंग कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बना है। नहीं, ये तो सच बोलूं तो पढ़ते टाइम माइंड को ये नहीं आ जाता था कि चलो भाई चलो आज हम खेल लेते हैं, क्या हो जाता है, एक दिन तो भाई एक रात तो खेल लेंगे, क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो चलो एक कस्टम खेल लेंगे। हाँ, ऐसे तो देखो, पढ़ना और खेलना दो मतलब म्यूचुअल चीज़ें हैं कि भाई लगातार 2-3 घंटे पढ़ लिए तो स्ट्रेस फ्री करना है भी दिमाग को कि भाई हाँ खेल लेते हैं। तो मेरे पास तो हमारे जो ईटेक में थे, तो वहाँ पे हमारा कॉलेज में मतलब मोबाइल्स अलाउ नहीं थे। 2 घंटे या 2.5 घंटे अराउंड हमारा अलाउ था, मतलब क्लासेस या ऑनलाइन में जो देखना है, हमें डाउट होगा या इसीलिए अलाउ था 2 से 2.5 घंटा अराउंड। तो दिन भर तो पढ़ते ही थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज के लिए 1-2 मैचेस कर लेते थे छुपके कभी कभी। बाकी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, लाइक आर्यन फिजिक्स वाला, उन बच्चों के पास तो हमेशा मोबाइल अवेलेबल होता है, वो लोग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच पाएंगे? तो ये जो मोबाइल है ना, तो अब एक टाइम मतलब सेट कर लो कि 2 घंटे हमें पढ़ना ही है, तो जो भी हो जाए इस 2 घंटे में नहीं करना है, तो उसके बाद आप आधा घंटा निकाल लो, आधे घंटे में एक मैच आराम से हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ माइंड भी फ्री हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीज भी हो जाएगा, खेलना भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब घूमना सब वो वगैरह जो भी है सब खत्म हो जाएगा उसी आधे घंटे में। तो 2.5 घंटे में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो दिन का लगभग मतलब आप हिसाब कर लो कि 8 घंटा सोना, नहाना, खाना पीना छोड़ दो, तो 8 घंटे छोड़ दिया तो 16 घंटे रह गए। तो 16 घंटे में से 2.5 घंटे के हिसाब से मिनिमम 12 घंटा 13 घंटा का आप पढ़ सकते हो, 12 घंटा के टाइप का। बाकी और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चे को प्रेशराइज कर लेते हैं, भाई तुमको कुछ भी हम एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं देंगे क्या। तो बच्चे जो पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनके माइंड में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, वो कुछ एंटरटेनमेंट की भी जरूरत करते हैं, बाकी वो उनको नहीं दिया जाता है। उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ, तो देखो हम इंसान है ना, तो मशीन नहीं कि 24 घंटे में से 6 घंटे सो जाओ, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे वैसे खाने पीना इसमें गया, और जो 16-17 घंटे पूरा पढ़ना, तो हमारा भी ब्रेन थोड़ा मतलब काम करता है, वो भी स्ट्रेस लेगा और उसका भी मतलब रेस्ट चाहिए ना। तो हमें बीच बीच में करना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझ नहीं रहा तो हमें समझाना चाहिए कि भाई हाँ 2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आधा घंटा तो फ्री मिलना चाहिए ना ब्रेन को, थोड़ा सा रीसेट होना के लिए, क्योंकि वो कितना ऑब्जर्व कर पाएगा। एक मतलब पढ़ रहे हो एक ऐसा टाइम आएगा कि सैचुरेशन लेवल हो जाएगा कि इसके बाद से जो भी पढ़ोगे याद ही नहीं रहेगा। तो उस टाइप के पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब जितना पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, मतलब प्रेशर में आके पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है।
अब एक बेसिक बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में लाखों स्टूडेंट 22-23 लाख करीब नीट करते हैं। आपने अभी कहा था कि नीट देने का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, प्लस 2 में बस मैं बोर्ड्स के लिए फोकस कर रहा था, बट आफ्टर +2 मैं नीट के लिए कोचिंग ली। बट आप तो बताया थे कि मुझे कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मुझे नीट देना था, बट नीट ही क्यों चूज किया? मतलब नीट, व्हाई डिड यू चूज मेडिसिन एज ए कैरियर? देखो जो डॉक्टर का मतलब होता है ना कि दर्जा होता है ना, वो भगवान जैसा होता है कि को भाई किसी को बचाना है तो 2 लोग ही बचा सकते हैं, कि एक भगवान है, और अगर भगवान मतलब कोई जा रहा है, मतलब मरने जा रहा है, तो उसे बचाने का हक सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए कि मतलब किसी का जान बचाएगा तो मुझे मतलब खुशी होता है कि अच्छा किसी का कर दिया, तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा करने के लिए। बाकी आपको कुछ नहीं लग रहा है कि ये फैमिली का थोड़ा इन्फ्लुएंस था डॉक्टर बनने के में, और किसी का इन्फ्लुएंस था, ये कुछ नहीं लग रहा है आपको? हाँ, मेरे पापा बोल रहे थे नीट देने के लिए। हमारे जो मतलब हाई स्कूल के हेड मिस्ट्रेस थे, उन्होंने भी बोला था कि तुम नीट देना, अच्छा करोगे। तो उस टाइम से मैं सोच ही रहा था कि नीट जेई दूंगा कि, लेकिन मेरा जेई में तो अच्छा रिजल्ट ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि हाँ नीट ही। हाँ पता है मुझे। हाँ, और एक सवाल है, अगर तुम्हें, छोड़ो अभी नीट तो हो गया है, बाकी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें नीट के अलावा कोई ऑप्शन चूज करना होता तो क्या चूज करते? नीट के अलावा तो को भी छोड़ दो, जेई को भी छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के अब एक ही बचा हुआ है कि यूपीएससी। एक ही है। सही है। हाँ, लास्ट में यूपीएससी देना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हाँ, अगर एमबीबीएस करने के बाद चांस मिलेगा तो वो भी अटेम्प्ट करूँगा। बाकी थोड़ा कुछ नहीं लग रहा है कि हम एक सीट खा जा रहे हैं? क्यों भाई, देखो हम सीट नहीं खा रहे हैं कि मतलब यूपीएससी कर रहे हैं, कि ये मतलब नहीं है कि हम आईएएस बन जाएंगे, इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे। कि देखो हमारे पास अभी देखो एमबीबीएस करने के बाद हम अपना खुद का मतलब प्राइवेट का नर्सिंग होम खोल सकते हैं। अगर मैंने क्या बोला कि मुझे अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना, तो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जो देखो जिनके पास पैसे कम होंगे तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं ना, उस टाइप से भी। और यूपीएससी अगर हम करेंगे भी, आईएएस करेंगे, तो हमारा आइडिया मेडिकल लेवल के भी रहेगा ज़्यादा कुछ, और जिस टाइप के हम एनवायरनमेंट में रहेंगे उस टाइप का, उस एरिया का हेल्थ इश्यूज़ पे भी हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो ओवरऑल इसका सीट का जो खा जाना या मतलब वेस्ट होना, ये तो नहीं जाता ना। सही है, सही बात है। मैं ऐसे ही पूछा था आपको कि जो ये एक्चुअली जो बात मैं सब पूछ रहा हूँ, ये घर का डिमांड है, घर का क्वेश्चन है जो पूछ रहा हूँ आज मैं, ये जो पॉडकास्ट में, ये सबको बहुत इंस्पायर करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट, ये मुझे 100% की मालूम है, गारंटी है। और एक डिबेटिंग टॉपिक है, बाकी आप जो भी बोलना चाहोगे, बाकी ये डिबेटिंग टॉपिक है। इंडिया की स्टूडेंट के घर में कभी ना कभी होती है, नीट करो या फिर जेई करो, एक तरफ डॉक्टर एक तरफ आईआईटी। क्या भाई इसमें क्या है, नीट जेई क्यों? और भी तो बहुत एग्जाम है, सीयूईटी है, ओयूईटी है, बहुत सारे एग्जाम है, क्लाट है, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत बड़े एग्जाम भी है। क्यों नीट? क्यों हम नीट को 4 साल देंगे, 3 साल देंगे? घुसना है तो भाई नीट और जेई में ही घुसना है, क्यों भाई? देखो पहली बात है कि जो हमारे सोसाइटी में है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस जेई और नीट के दौड़ में हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर, मतलब देश भर में, कि जो भी बच्चा देखता है कि हमारे यहाँ से, हमारे गांव से या हमारे शहर से जो भी है, तो वो देखता है कि हमारे रिलेटिव्स में भी कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो उनके अंदर भी आता है कि एक एंथुजियाज्म आता है कि हाँ भाई वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाइप में चलता है ये सब।
मतलब अच्छा लगता है बच्चों को, तो उन्हें मज़े मज़े में उन्हें लगता है कि ये भाई हमारा ड्रीम बन गया, तो वो लग जाते हैं बचपन से ही सोच लेते हैं कि हम करेंगे ही करेंगे, तो कुछ भी हो जाए वो लगते हैं करेंगे, तो इसी वजह से ज़्यादा है। लेकिन वो जो रह गया नाइजर हो गया, आइजर हो गया, CUET हो गया, इनमें ज़्यादा हाइप अभी तक नहीं है और लिमिटेड सीट, मतलब JEE और नीट में जितने सीटें हैं उसके अलावा बहुत कम, मतलब लिमिटेड सीटें। देखो भाई, CUET जो एग्जाम है उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली ही BSc करेंगे, छोड़ दो CUET को भी छोड़ दो, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कि हम प्रोफेशनली स्टडी करेंगे। बाकी बच्चे को क्या है कि उनके जो दिमाग में एक चीज घुसा गया है कि भाई नीट करो तो JEE करो, हम साइंस बैकग्राउंड में जा रहे हैं तो एक हाइप चल जाता है ऑटोमेटिकली कि नीट और JEE। लगता है ये जो हाइप, ये जो अट्रैक्शन के माध्यम से बच्चे जुड़ जाते हैं इस एग्जाम में। हाँ देखो कि मतलब आइजर या नाइजर में जो साइंटिस्ट बनते हैं तो उनमें कि मतलब साइंटिस्ट का एक अलग भाव है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में हमें दिखता नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट प्रोजेक्ट्स करते हैं और डिफरेंट जो मतलब इसरो में है, DRDO में है, तो वो मतलब एक जगह पे ही रुकते हैं, तो सब लोग उन्हें मतलब नहीं जानते कि ये करते हैं वो करते हैं, उतना ज़्यादा हाइप नहीं होता है वो चीज़। लेकिन डॉक्टर हैं तो हमें जब भी तबीयत बिगड़ती है कि जो भी होता है, कुछ सर्जरी हो गया, तो सबको लगता है कि डॉक्टर है, तो मतलब रिस्पेक्ट भी मिलता है, लोगों की दुआ भी मिलती है, तो इस वजह से डॉक्टर का भी मतलब पोजीशन हाई हो जाता है सोसाइटी में। देखो भाई, पोजीशन तो सही बात है, पोजीशन तो सही है बात है, बाकी एक एग्जाम के लिए हम जो कि इंडिया में 22-23 लाख एग्जाम बैठते हैं इस एग्जाम में, और एक बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल खुद का दे देते हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ तो देखो मतलब वो बच्चे वो ऐसे ही नहीं सैक्रिफाइस करते हैं वो सारा, कि मतलब वो सोचते हैं कि मतलब 1 साल दे दिया तो चलो भाई और 1 साल दे देते हैं, मतलब हो जाएगा, ये सोचते हैं। तो ये होता है कि 1 साल दे दिया और 1 साल फिर से कोचिंग ले लिए कि मतलब 1 साल तो वेस्ट कर चुके हैं, 2 साल कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। तो इसी दौड़ में वो भागते रहते हैं कि 2 साल गया तो और 1 साल ले जाएंगे, तो 3 साल गया तो 3 साल तो चला गया वैसे भी, और 1 साल में क्या ही हो जाएगा। तो इससे उनका मतलब ज़्यादा गैप जो होता है 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तुम साइड में तुम +3 का या BSc का कोर्स करते रहो, और यहाँ पे खुद पे मतलब BSc को तो हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब नीट के साथ भी हम नीट के प्रिपेयर हो, तुम्हारा ड्रीम है तो इसे भी अचीव कर सकते हो कि ऑनलाइन में बहुत सारे भी हैं, वैसे भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा, कि बैच खरीदना है या खरीदो, या यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस भी अवेलेबल है, तो उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो मतलब अपने फ्यूचर को भी ये सोचो कि मतलब नीट नहीं हुआ तो बैकअप प्लान भी कुछ रहना चाहिए ना, कि तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही मैं बताना चाहता था। हाँ तो ये भी होता है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि इस बार हो ही जाएगा। लेकिन मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि 3 साल हो गया और 1 साल लेंगे, तो वो सोचेंगे कि साल ऐसे ही बस वो बात है ऐसे ही चलता रहेगा जो ड्रॉप है। बाकी जैसे कि 4 साल के बाद हो गया तो सही बात है, ठीक बात है, बाकी 4 साल बाद में कुछ नहीं हुआ, वो जो प्रेशराइज क्रिएट हो जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ यही बात है कि मतलब ईयर स्टार्टिंग से सब सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन बैकलॉग्स रह जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मतलब कि साल पहले पे सोचते हैं कि भाई इस बार हो ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जब मतलब एक्चुअली में तुम्हें सीरियस होके मतलब सोचना चाहिए कि इस बार हो ही जाएगा, उसी टाइम पे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इस साल तो नहीं होगा, क्या करेंगे, इस साल नहीं होगा और एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम होगा एक हफ्ता या 1 महीने से पहले ही
मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये इस बार तो नहीं होगा भाई, क्या ही करेंगे, और एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो इसी सोच की वजह से मतलब बहुत सारे बच्चे पहले से ही हार जाते हैं, मतलब इस रेस से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस माइंडसेट को पहले से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। Which exam do you think demands more conceptual problem solving and which demands more retention and accuracy? देखो, What do you think about that? हाँ देखो, जेई में क्या होता है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन आते हैं और मतलब कॉन्सेप्चुअल आते हैं और थियोरेटिकल आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो ज़्यादा जेई में बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी चाहिए नीट में। तो क्योंकि देखो, नीट में अगर आपका मार्क्स नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जेई में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करना है। आपको जस्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट को लेके आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, उसके साथ आपको मतलब टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपको कैलकुलेशन के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिलता है। और कॉन्सेप्चुअल इसीलिए देता है वो क्योंकि उसके पास मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है सोचने के लिए, एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो सोच के समझ के आंसर करेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमें जेई ज़्यादा हो गया और एक्यूरेसी के लिए हमें और इंटेलिजेंसी के लिए हमें नीट हो गया। ये दोनों डिफरेंट ही रहेंगे हमेशा। If class 10 student is confusion between NEET and JEE, what should they consider before making that decision? देखो, तो वो अगर कंफ्यूज है तो उससे पहले समझना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन हो गया, उन दोनों को छोड़ दो। बायो और मतलब मैथ्स, इन दोनों में से उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जेई में मेन है मैथ्स और हाफ वेटेज रह जाता है नीट का बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी का मतलब दर्जा बहुत ऊपर जाता है कि मतलब 360 में से अगर एक बच्चा 360 या 355 रखता है तो फिजिक्स में कुछ ज़्यादा मतलब डाउन भी हो गया तो कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा उसके मार्क्स में, बैलेंस हो जाए। हाँ, और वैसे ही जेई में भी प्रायोरिटी ऑर्डर मैथ्स का ज़्यादा है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद ही फिजिक्स है। तो सॉरी मतलब मैथ्स का पहले है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री लगता है जेई में। तो इसके हिसाब से मैथ्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ ना। तो इन दोनों में से अगर उससे जो पसंद आता है वो उसे चूज़ करना चाहिए। हाँ, और एक बात में अब आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्कूल वाले बोलते हैं बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोचिंग वाले बोलते हैं नीट इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स बोलते हैं दोनों में 95% चाहिए, और स्टूडेंट सोचता है भाई मैं क्या करूं भाई। तो देखो, मेरा जो है ना फंडा है कि अब मैंने समझ लिया कि भाई बोर्ड्स को हमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई मिनिमम 75 है, तो 75 से ऊपर 80 ले आओ, 82 ले आओ, चलेगा भाई। कोई भी 97 हो तुम्हारा नहीं देखेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ जेई में, तो 97% ला के भी तुम पीछे हो जाओगे। एक 81% लाया होगा अगर, लेकिन उसका एनआईटी और आईआईटी किसी में हो गया तो वो तुमसे 1-2 साल आगे चला गया, तो तुम उस 97 मार्क्स के साथ भी मतलब खुश नहीं रहोगे। लेकिन नीट में भी वैसा ही है कि उसमें तो मिनिमम मार्क्स नहीं है, लेकिन तुम्हारा अच्छा भी बोर्ड्स में हो गया, लेकिन 1 साल तुम्हारा के 2 साल ड्रॉप्स लग गए। लेकिन एक बच्चा है जिसका 80% की 75% आए हैं बोर्ड में, लेकिन एक ही बार में नीट क्लियर कर दिया है, मतलब फ्रेशर होके, तो उसका वो 2 साल जो बच गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया तुमसे। तो उसमें से तुम्हारा जो बोर्ड के मार्क्स में मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। बोर्ड्स में जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या वो नीट में डायरेक्टली हेल्प करता है? हाँ, तो मतलब बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स और नीट के कॉन्सेप्ट मतलब मेल खाते हैं, लेकिन मैं बोर्ड्स में अगर शॉर्ट क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देते।
उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, तो मतलब और अदर भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो लेकिन नीट के लिए हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे ही मतलब एमसीक्यू पे ही मतलब फोकस करना पड़ता है, तो हमारा डायरेक्ट फोकस एक ही तरफ रहता है। लेकिन बोर्ड्स में हमारा चारों तरफ रहना चाहिए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, 3 मार्क 2 मार्क 1 मार्क सबको मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। इसीलिए उसमें मतलब डिफरेंट हो जाता है, मतलब डिवीज़न हो जाता है मतलब मार्क्स का, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते नीट के लिए उस टाइम पे। What would be your advice to students who are trying to prepare for boards and NEET simultaneously? देखो बोर्ड्स में भी वैसे ही मतलब एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि भाई बायो में एक ही सलाह दूंगा कि भाई एनसीईआरटी पूरा का पूरा तुम्हारे मुंह पे रहना चाहिए, मतलब दिमाग में फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल रटना नहीं है। मतलब कि भाई पूरा एनसीईआरटी रट लिया लेकिन मतलब 2 दिन के बाद वो याद नहीं रहेगा, साल एंड तक मतलब ईयर ख़त्म होने तक ये याद नहीं रहेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब चीज़ों को समझो। हाँ, वैसे भी बच्चे हैं कि मतलब भाई सब बोलते हैं कि बायो के एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन आता है, तो रट लो ना, पूरा का पूरा बुक ही रट लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में जीरो है। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि भाई उससे तुम 300 310 320 चले जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि भाई मतलब कॉन्सेप्ट भी होंगे लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाकी पूछना चाहता होगा। बाकी हम 310 भी 320 ये तक भी हम पहुंच जाएंगे, हम बायोलॉजी को पूरा रट लेंगे। हाँ, रटना तो वो अलग बात है कि तुम अगर रट के बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो तो वो अलग बात है कि भाई रटना तुम्हारे मतलब खून में है, तो तुम रट लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क्स ही लाने हैं ना, तो रट लो, तुम्हारा मर्जी। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो भाई ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए और प्रायोरिटी में हाई रहने के लिए बायो जो है फर्स्ट में है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए 340 350 या 360 भी लाते हैं बच्चे, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी चाहिए होगा। लेकिन अगर बायो में अब आप अगर रटेंगे तो फिज़िक्स तो आप मतलब पूरा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स तो पूरा कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, 2 साल से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे ब्रो। हाँ, यही बात है कि मतलब एक रट लिया तो क्या होगा, मतलब केमिस्ट्री भी हो जाएगा आराम से, लेकिन फिजिक्स में ही अटक जाएंगे। मतलब मैंने एक बच्चे को देखा है कि मतलब वो उसने 2 साल दिया था, मतलब 2023 में दिया था, 2024 में दिया था, उसके बायो में मतलब दोनों ही साल 360 आउट ऑफ 360 था। सोचो कि मतलब 2 साल 360 आया था बायो में। केमिस्ट्री में भी अच्छा मार्क था, लेकिन फिजिक्स के वजह से वो मतलब 2023 में भी नहीं सिलेक्ट हुआ, 24 में भी नहीं हुआ। हमें एक चैप्टर को इतना भी प्रायोरिटी नहीं है कि मतलब वो भी मतलब मैंने बात किया था उनसे, तो उन्होंने बोला कि मेरा नहीं, एक बच्चे क्या करते हैं कि हमको केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रहा है तो हम चलो केमिस्ट्री में मास्टरी कर लेंगे। बाकी हमको ये भी दिमाग में रखना है कि भाई हम नीट दे रहे हैं और नीट में तीनों चीज बहुत मायने रखता है। हाँ, यही बात है कि मतलब तुम्हारा जो अच्छा हो रहा है तुम जानते हो कि उसमें अच्छा ही आएगा, तो उससे देखो जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स अच्छा है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 160 ला सकते हो, लेकिन अगर 160 से तुम 180 भी ले आए तो मार्क का डिफरेंस कितना हुआ, 20 मार्क का हुआ। लेकिन वही अगर तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है, मेरा जैसे था, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था लेकिन केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था, मतलब बहुत ख़राब आता था मेरा, तो मॉक टेस्ट में 80-90 के अराउंड भी आता था एक बार, मतलब केमिस्ट्री का। तो देखो कि हम अगर वो जो 20 मार्क है 160 से 180 तक जो 20 मार्क बढ़ाने के चक्कर में अगर उसे हम छोड़ के अगर केमिस्ट्री को हम 80-90 से अब अगर हम 140-150 तक ले आएंगे तो उसका डिफरेंस हमें आता है 50 या 60 मार्क्स का।
तो वो जो डिफरेंस है ना, वो 20 मार्क और ये 60 मार्क, ये जो डिफरेंस आता है यही क्रिएट करता है कि तुम्हारा रैंक कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा। तो तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट है तो उसे भी प्रायोरिटी देना चाहिए कि उसमें अच्छा हो गया तो अच्छा वाला तो अच्छा ही होगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि सबको प्रायोरिटी रखना चाहिए, लेकिन बायो को थोड़ा सा ज़्यादा देना, क्योंकि उसमें आधा मतलब मार्क्स आ जाते हैं, 360 मार्क्स आते हैं, तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को इक्वल देना चाहिए मेरे हिसाब से। रैपिड फायर खेलते हैं, चलो। ओके, सोचना नहीं है, जो फास्ट आंसर आए हैं वो बोलना। ठीक है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, बायो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायो। मॉर्निंग स्टोरी और नाइट स्टोरी। देखो इसमें हम, नहीं सोचना नहीं है, फास्ट आंसर जो आएगा वो बोल देना। मेरे हिसाब से बोलूँ तो नाइट, लेट नाइट। और बुक्स और यूट्यूब, बुक्स, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, कोचिंग, फ्री फायर और इंस्टाग्राम, फ्री फायर, वन सब्जेक्ट यू हेटेड, केमिस्ट्री, वन थिंग एवरी नीट एस्पिरेंट शुड स्टॉप डूइंग, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। वन थिंग एवरी नीट एस्पिरेंट शुड स्टार्ट डूइंग। एक जगह मेरे हिसाब, मुझे सर ने बोला था कि एक जगह पे बैठ के रहो, शांत हो गए। 283 और 645, 645। दोस्तों ओम की स्टोरी में मुझसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं लगती कि उसने 645 स्कोर किया। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि 283 मार्क्स के बाद भी उसने गेम क्विट नहीं किया, और शायद लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे करंट स्कोर, करंट सिचुएशन या करंट फेलियर हमें डिफाइन करता हुआ लगता है, बट मे बी इट इज जस्ट द स्कोर, नॉट योर फाइनल स्टोरी। तो ओम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू डे स्टार्ट। थैंक यू भाई, ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे देने के लिए आपको थैंक यू कहूँगा मैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को मतलब इन्फ्लुएंस करना भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब खुद के जो प्रॉब्लम्स है वो जैसे रिपीट ना करे। तो हमने फेस किया है तो उन्हें हमारे मतलब एक्सपीरियंस है, उन्हें जैसे वो फेस ना करना पड़े या टाइम वेस्ट ना हो, ये करने के लिए भी अच्छा लगता है। इसीलिए आपको भी धन्यवाद। और क्या बोलना चाहोगे हमारा ऑडियंस को, और मुझे क्या बोलना चाहोगे जो डे स्टार हम चला रहे हैं आज? देखो, मैं यही बात कहूँगा कि किसी के प्रेशर में आके तुम कुछ भी ना करो, मतलब दिल जो वो बोलता है वही करो, मतलब तुम्हारा मन जो होता है वही करो, और तुम्हारा गोल जो है तुम्हें पता है, मतलब कोई और जाने या ना जाने, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारे मन में तुम क्या करना चाहते हो ये पता है तुम्हें, और तुम वही करो। मैं ये चाहूँगा कि तुम अपने मन मर्जी के करो जो भी करना है, किसी के प्रेशर में आके करो, ये करो वो करो, वो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जो भी मायने रखता है वो तुम्हारा मतलब तुम्हारी सोच मायने रखती है। तो तुम्हें भी मैं ये बोलूँगा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, लाइफ तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात आप बोल रहा है इस पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको ये कन्वर्सेशन जेन्युइन लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डे स्टार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मिलन कुमार आचार्य, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच डे स्टार, और कीप फॉरवर्डिंग।